नमस्कार दिव्यांश ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी का जो चैप्टर 2 कुछ बच गया था, विष के दांत वाला नलिनी बिलोचन शर्मा का जो कुछ चैप्टर बच गया था उसको आज कंप्लीट कर लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे उसको। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। शुरू करने से पहले आज थोड़ा हम जान लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल। जो लेखक हैं कहानी के विष के दांत के, आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इनका जन्म, जैसे पहले ही पढ़ चुके थे, इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1916 और मृत्यु हुआ था 1961 में। और आगे देखते क्या है। तो ये बिहार के बहुत ही प्रख्यात फेमस लेखक थे और शिक्षित भी अच्छे थे, पढ़े लिखे, एमए किए थे ग्रेजुएशन के बाद। तो ये क्या कहलाते हैं? आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा। 1916 से लेकर 1961 तक ये क्या थे? आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार रहे, आलोचक भी रहे। आलोचक जो कमियों को बताते हैं कि क्या क्या सुधार होना चाहिए समाज में, जो कमी है उसमें सुधार होना चाहिए, जो सही से नहीं चल रहा है उसमें सुधार होना चाहिए। साहित्यकार के साथ साथ कवि, विचारक थे आधुनिक। यह विशेष रूप से आलोचना और नई कहानी आंदोलन से जुड़े रहे। ये आलोचना और नई कहानी से और आंदोलन से ये जुड़े रहे, जिसकी एक कहानी इनका जो है बहुत फेमस रहा 1951 में, विष का दांत, जो इन्हीं के कहानी से लिया गया है, साहित्य से लिया गया है, विष के दांत। तो देखते हैं नलिन बिलोचन शर्मा, जीवन परिचय और साहित्यिक योगदान। बायोग्राफी क्या है इनका? तो जन्म याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। कब हुआ था? 1916, 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमावतार शर्मा, जो संस्कृत और दर्शन के विद्वान थे, और शुरुआती पढ़ाई इन्होंने ही किया था। इनके पिता ही ने नलिन बिलोचन शर्मा को पढ़ाया था शुरुआत की पढ़ाई में। और नलिन बिलोचन शर्मा ने और बाकी का उसके बाद का अध्ययन कहाँ किया? पटना विश्वविद्यालय से। कौन से सब्जेक्ट में? हिंदी और संस्कृत दोनों विषय में क्या किए थे? एमए तक। उन्हें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच और जर्मन भाषाओं का भी ज्ञान था। हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किए। इसके अलावा इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन, मतलब लगभग 5 लैंग्वेज ये जानते थे। कार्यक्षेत्र का क्या कार्यक्षेत्र कहाँ रहा? वो आरा, रांची जैसे विभिन्न विश्वविद्यालयों के अध्यापन का काम किए, प्रोफेसर का काम किए, और लास्ट में वे पटना विश्वविद्यालय के विभाग के अध्यक्ष रहे। और जन्म 18 फरवरी 1916 को और 12 सितंबर 1961 को इनका निधन हो गया। तो चलिए फिर से कहानी पर शुरू करते हैं। तो सेन साहब, उनका परिवार 5 पुत्री थी, एक बेटा था। खोखा खोखी बंगाली लैंग्वेज होता है, जो बेटा बेटी को कहते हैं बंगाली लैंग्वेज में, बंगाली भाषा में खोखा खोखी बच्चे और बचिया को कहते हैं। तो कहने के लिए तो सेन का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। खोखा जो था उनका 5 पुत्री के बाद सबसे छोटा पुत्र जो था खोखा था, बेटा था, उसे तो इंजीनियर होना है। सेन साहब क्या करेंगे? अपने सबसे छोटे पुत्र को, जो थोड़ा बहुत बदमाशी शरारत भी करता था, उन्हें प्यार में रखते थे और पढ़ाने में क्या करेंगे? उसे पढ़ाकर उसे इंजीनियर बनाने के लिए सोच लिए थे। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई इंजीनियरिंग जैसा कुछ उसमें दिखाई पड़ते थे। किसमें? खोखा में। इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। खोखा को घर में ही इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मतलब कुछ लक्षण जो हो गया थोड़ा बहुत शरारतों में ही, वैसा वो करता था खोखा जो था सबसे छोटा पुत्र। बात यह है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनो मतलब सेन साहब और
मेम साहब दोनों सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। वो अपने लड़कियों के लिए सिद्धांत नहीं बदले, लेकिन अपने बेटा के लिए सिद्धांत को बदले। अक्सर ऐसा होता था कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। अमीर घरों में ऐसा ही होता है, लगभग सभी के घरों में, कि जब भी सेन साहब के कोई दोस्त आते थे तो जब सभी चीज़ों पर चर्चा हो गया तो अंत पे क्या करते थे, सभी फैमिली मिलकर परिवार मिलकर क्या सोचते थे, विचार करते थे कि किनका जो बेटा है वो क्या करेगा, क्या पढ़ाई करेगा, आगे चलकर क्या करेगा। तब सेन साहब क्या करते थे, बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ बतलाते थे, फरमाते थे कि क्या उनके लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, अपने अनुसार उनको अपने बच्चे को सिखाएंगे और पढ़ाएंगे। ट्रेंड करेंगे, करेंगे क्या, कर रहे हैं, करेंगे क्या, ट्रेंड करेंगे क्या, ट्रेंड कर रहे हैं। किसको, खोखा को, सेन साहब अपने सबसे छोटे बेटों को। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वो क्या, उन्हें क्या लगता था आजकल की पढ़ाई लिखाई फिजूल है, उसे तो अपनी तरह क्या बनाएंगे, बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे सेन साहब। अपने पुत्र को भी अपने तरह ही इंजीनियर और बिजनेसमैन, इंजीनियरिंग के पढ़ाई कराकर उसे बिजनेसमैन बनाने वाले थे सेन साहब। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं, आगे क्या कहते हैं सेन साहब, खोखा 5 साल का हो रहा है, 5 साल होने वाला है खोखा का, सेन साहब का सबसे छोटे पुत्र का। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल भेज दो। आस पड़ोस के लोग क्या कहते हैं, मतलब कोई भी लोग मिलते हैं तो 5 साल होने वाला है तो केजी स्कूल उसे भेजने की सलाह देते हैं खोखा को। लेकिन मैंने अभी इंतजाम किया है कि कारखाने की बढ़ई मिस्त्री को 1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक फिट किया करे। लेकिन क्या करते हैं, उसे केजी स्कूल नहीं भेजकर, एलकेजी होता है ना, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, उसमें नहीं भेजकर उनके फैक्ट्री का जो कोई प्रमुख एक्सपीरियंस बढ़ई मिस्त्री है, बढ़ई या फिर मिस्त्री जो है, वो क्या करे, खोखा को कुछ सिखाए, कुछ अनुभव सिखाए। कारखाने के जो बढ़ई मिस्त्री हैं 1-2 घंटे के लिए आए और खोखा को इंजीनियरिंग का कुछ काम सिखाए। इससे बच्चियों की उंगलियों अभी से औजार के वाकिफ हो जाएगा, हिंदुस्तानी लोग यही समझते हैं। खोखा का क्या होगा, एक्सपीरियंस अभी से ही अच्छा हो जाएगा। तब आगे चलकर क्या होता है, ये बात हुआ। फिर उसके बाद होता है एक दिन का वाकया, एक दिन का बात है, घटना है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब कुछ दोस्त के साथ गपशप कर रहे थे। उनके दोस्त के साथ, सेन साहब अपने दोस्त के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, एक दिन की घटना थी। उनमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर रिश्तेदार भी होते थे। उनमें से मतलब जितने भी लोग आए हुए थे उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, उनमें से एक जो व्यक्ति था वो अखबार नवीस, अखबार का कुछ काम करता था और वे सेन साहब के दूर के रिश्तेदार भी लगते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार होनहार मालूम पड़ता था। तो सेन साहब के जितने भी मेहमान थे उनमें से एक मेहमान जो अखबार का काम करते थे, अखबार नवीस थे, उनका जो बच्चा था, लड़का था, वो खोखा से भी उम्र में छोटा था, लेकिन वो खोखा से ज़्यादा समझदार था। इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू कर दिया। मतलब इससे पहले कुछ वो व्यक्ति जो मेहमान जो आए थे सेन साहब के यहाँ कुछ बोलते, उससे पहले ही सेन साहब ने क्या बोल दिया कि मैं अपने खोखा को क्या बनाने जा रहा हूँ, इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ये बात दोहरा कर वे थकते नहीं थे और बार बार यही दोहराते थे, अपना शौक दिखाते थे, अमीरीपन, थकते नहीं थे, बड़ाई करते थे। पत्रकार महोदय चुप, और जो पत्रकार थे जो मेहमान के रूप में आए थे वो चुपचाप सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। जब उनमें फिर पूछा गया कि वो अपने बच्चे को किस के विषय में उनका क्या ख्याल है, और जब सभी लोगों ने पूछा चलिए अब आप भी बताइए कि आपका क्या ख्याल है पत्रकार महोदय, आप अपने बच्चे को क्या बनाइएगा, क्या पढ़ाइएगा आगे चलकर, क्या भविष्य सोचे हैं। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने, पत्रकार ने, महोदय ने, मैं चाहता हूं कि वो एक जेंटलमैन बने और जो कुछ बने उसका काम है।
पत्रकार महोदय अपने बच्चे पे अपना सोच नहीं थोप रहे थे। वो उनका कहना था कि जो मेरा बच्चा जो कुछ भी बनेगा वो क्या है, वो उसका विषय है। भले ही मैं उसे क्या करूँगा, समझाऊंगा, सलाह दूंगा कि क्या करना है, और जो कुछ भी बने, क्या बने, जेंटलमैन बने, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। पत्रकार महोदय अपने बच्चे के बारे में बता रहे हैं। तो सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रश्न व्यंग पर ऐठ कर रह गए। मतलब ऐसा जवाब सुनकर क्या हो गए, क्योंकि सेन साहब तो अपना मन का बात थोप रहे थे खोखा पे, और पत्रकार महोदय क्या कहे कि क्या होगा, वो पत्रकार महोदय अपने बच्चे को पूर्णतः आज़ादी देंगे और एक जेंटलमैन बनाएंगे अपने बच्चे को। तो फिर आगे बात होती है, तभी बाहर शोरगुल, तभी ये बातचीत हो रहा था तो बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्र ने भी जाने की इच्छा प्रकट की। तो बाहर तभी क्या होने लगा, शोरगुल हल्ला होने लगा, तो सेन साहब जाने लगे। तो मित्र भी साथ, जो आए मेहमान मित्र जो बैठे हुए थे डाइनिंग रूम में वो भी साथ में चलने लगे। उन्हीं के साथ बाहर आए, में सेन साहब के साथ सब लोग बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। तो बाहर क्या हो रहा था, किस चीज़ का हल्ला हो रहा था, सेन साहब का जो सोफर था वो एक औरत से उलझ रहा था, बहस कर रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। औरत के पास एक 5-6 साल का एक लड़का था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, लड़के को रोक रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार क्या कर रहा था, सोफर की ओर झपट रहा था। सेन साहब को देखते ही औरत क्या हो गई, डर गई, थोड़ी सहम गई। सोफर के ने साहब की ओर बढ़कर अदब से साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा है। मदन जो है, मदन कौन है, ड्राइवर का बेटा है। सेन साहब का जो जो चमकती हुई काले रंग की कार थी, मोटर कार थी, उसका जो ड्राइवर था उसी का पुत्र का नाम क्या है, मदन है। वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, वो अपने गाड़ी को बहुत प्यार से रखते थे, शान से रखते थे, किसी को छूने नहीं देते थे, घर वाले को तो छूने नहीं देते थे। लेकिन क्या कर रहा है, कोई बाहर का छोटा बच्चा उस कार को छूने की कोशिश कर रहा है। तो यही है, इसी पे शोरगुल हो रहा था बाहर में। मदन क्या करने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना कर दिया, तो कहने लगी जा जा, मैं उसे पकड़ कर अलग कर दिया। मतलब इसी तरह से बहस हो रहा था, और मदन मुझको मारने के लिए दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। पहले वो मदन उलझने लगा, बहस करने लगा, और माँ भी बहस कर रही है। माँ मदन की माँ कुछ करना, मतलब सोफर ने अपना बात बोल दिया, मतलब अपने तरफ से अपना बयान दे दिया, लेकिन मदन और उसकी माँ अभी कुछ नहीं कही थी। लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े सख्त और कठोर शब्द से कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। सेन साहब ने बोलने नहीं दिया, गुस्सा दिखाया, और क्या कहा कि उसे जाने को कहे कि मदन को ले जाओ और कभी उसे कार छूने को फिर नहीं करना, मतलब ले जाने के लिए, जाने के लिए। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछते हुई चली गई, और मदन गिर गया था, उसके घुटने भी छिल गए थे। तो उसके घुटने को खून को पोंछते हुए मदन की माँ क्या की, मदन के साथ वहां से चली गई। फिर आगे ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था, ड्राइवर ही धकेल दिया होगा जिससे मदन गिर गया होगा। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया। वो किरानी का पुत्र था, मदन जो है वो किरानी का पुत्र है। चलिए देखते हैं कौन है मदन, देखते हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ, कैरेक्टर है एक मदन, जिसे ड्राइवर ने, सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया था, और उसे चोट भी लग गई थी। ऐसी कौन सी बात हो गई, ठीक उसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लघु के सोफर की लघु के सोफर भी दौड़ा, और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चल चल पड़े। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। तभी मतलब खटखट की आवाज़ कौन कर रहा था, एक वही मदन है, जिसे गाड़ी छूने के लिए भी नहीं मिला, लेकिन जिसे लाड़ प्यार से पाले हैं, खोखा, जो सेन साहब का पुत्र है, वो खटखट कर रहा था गाड़ी पे, नई गाड़ी पे। तो उसे गोद लेकर सेन साहब डांट रहे थे। मोटर कार की पिछली बत्ती लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। खोखा ने क्या किया था, उस कार का
पीछे का जो लाइट होता है उसे तोड़ दिया था, चकनाचूर कर दिया था, मतलब टूट ही गया था, पूर्ण रूप से टूट चुका था। और फिर आगे क्या कहते हैं सेन साहब, मित्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं, देखो आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया, देखा आप लोगों ने कि खोखा क्या हो गया है, शरारती हो गया है। खोखा का नाम क्या है, कासू। कासू खोखा का नाम हो गया। मदन जो किरानी का बेटा है, तो हरदम क्या करता है, हमेशा खोखा जो है कासू उसका नाम आगे आ भी आया, वो क्या करता रहता है, मोटर कार से कुछ ना कुछ चीज़ों से खेलता रहता है, इसीलिए वो क्या करेंगे, मतलब इंजीनियर बनाएंगे, क्योंकि खेल रहा था उससे, मोटर कार से। उसके पुर्जों कभी से इतना दिलचस्पी है, वही जनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गलती को छुपा रहे हैं सेन साहब, कासू के गलती को छिपा रहे हैं कि देखिए इसे कितना लगन है क्या करने का, किसी चीज़ को जानने का, कल पुर्जे को किसी औजार को एक्सपीरियंस करने का, देखने का, ये चीज़ क्या है। अभी से इतनी क्या दिलचस्पी है कि क्या बताऊं, शायद देखना चाह रहा कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है, मतलब इसने ऐसा इसलिए किया कि जानना चाह रहा होगा कि इस बत्ती के अंदर क्या है। फिर आगे सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्त के साथ फिर उनकी कार की ओर, फिर अपने दोस्त को जो आए हुए थे उनको बिता देने के लिए वो चल गए, खोखा को वहीं पे रख के। उन्होंने अपने मित्र को भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इनमें शक ही था। फिर आगे मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे, उन्हीं दोस्तों में से एक का नाम क्या है, मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचते हैं और सेन साहब को नमस्कार करके दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही रुक गई, अगले चक्के पर थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो परेशानी की हालत में खड़े हुए टायर बिल्कुल बैठ गया था। मिस्टर सिंह जो थे, तो खोखा कासू ने क्या किया था, खोखा ने उनके टायर की हवा निकाल दी थी, तो मतलब टायर ही खराब कर दिया था। तो ये देखते हैं और कहते हैं शायद ये क्या हो गया होगा, पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़े और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देखो तो, और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। तो सेन साहब क्या कहते हैं, ड्राइवर को आदेश देते हैं कि ये जो हवा क्या हुआ है, पंचर हो गया है टायर, इसमें तुम हवा भर दो और कुर्सी लगा दो, तब तक सेन साहब और मिस्टर सिंह क्या करेंगे, वहीं पास में बरामदे में बैठेंगे। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई, और बताया कि सिर्फ एक ही चक्का नहीं, दूसरा चक्का है वो भी पंक्चर हो गया है। काम तो कासू बाबू किसका मालूम पड़ता है, खोखा का ही। ड्राइवर बता रहा है कासू जो खोखा का नाम है, कासू बाबू का ही ये शरारत मालूम पड़ता है। इधर ही खेल रहे थे, वो कह रहा था ड्राइवर, वो भी कासू जो था उधर ही खेल रहा था, सोफर ने बताया ड्राइवर, और पंप लाने के लिए इतना कह के चला गया। मुखर्जी साहब जो मिस्टर सिंह थे उनका क्या नाम है, मुखर्जी साहब है, कि गाड़ी सकुशल थी और वह अपने पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने, और पत्रकार महोदय जो थे दोस्त सेन साहब के, उनके साथ वो चल दिए साहब। और मतलब मिस्टर सिंह का जो कासू ने एक ही कार का कार के साथ खेला था, शरारत किया था, बाकी के जो दोस्त थे वो चले गए, उनमें से मुखर्जी साहब और पत्रकार महोदय दोनों चले गए, अलविदा लेकर चले गए। साहब और मिस्टर सिंह, और वही सेन साहब और मिस्टर सिंह वही लॉन में कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे आपस में। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी, और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता है। वही बता रहे थे कि हाल ही में कासू ने खोखा ने क्या सीख लिया था, हवा कैसे निकलता है, और इसी कारण से उसने ये शरारत किया। उनका अपना ख्याल था, उसकी इस हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि किसकी हरकतों को, कासू खोखा को, कि इसी कारण से सेन साहब कासू को क्या बनाने के लिए सोच रहे थे, इंजीनियरिंग। उन्हें लग रहा था कि उसकी दिलचस्पी है, उन्हें यह नहीं लग रहा था कि ये क्या है, शरारत का काम है, कासू ने बदमाशी किया, शरारत किया है। इस तरह की दूसरी बेमतलब की बातें और भी बातें होती रही।
बातचीत चलती रही जब तक कि मिस्टर सिंह का गाड़ी सही नहीं हो गया, टायर सही नहीं हो गया और वो चले नहीं गए। ऐसे ही बातें चलती रही कुछ कुछ। फिर आगे क्या होता है, सेन साहब अंदर वापस उनको मिस्टर सिंह को अलविदा कर दिए जब उनका कार क्या हो गया, सही हो गया। और फिर वो अपने घर लौट पड़े और बेरो को मदन के पिता गिरधार लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, घर आकर क्या करते हैं, मदन के पिता जो कार छूने की कोशिश कर रहा था, कौन, मदन, उनके पिता का नाम क्या है, गिरधर लाल को, जो क्या काम करता था, किरानी का काम, कहाँ पे, मिस्टर सेन के फैक्ट्री में ही, सेन साहब के फैक्ट्री में ही। और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, वही फैक्ट्री में एक हाउस में रहता था। बुला लाने को हुक्म दिया और कहा कि उसको बुला लाओ, किसको, गिरधर लाल को। जैसे गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, खून के जुर्म में कैदी जान के सामने खड़ा हो गया। सेन साहब ने ठंडी बेलोस आवाज से कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मतलब शिकायत कर रहे थे मदन का, जो क्या किया था उस समय, कासू के मोटर कार के पीछे के शीशे तोड़ने से पहले उसे छूने की कोशिश कर रहा था, तो उसी की शिकायत वो कर रहे थे, लेकिन उन्हें कासू का नहीं दिख रहा था। देखते हैं आगे क्या है। मदन आजकल बहुत शोक हो गया है, मदन की शिकायत कर रहे थे। और कासू का शरारत में उन्हें क्या दिख रहा था कि वो क्या है, उसका हुनर है, इंजीनियर बनने की उसमें दिलचस्पी है। ये भेदभाव एक तरह से कहानी में बताया गया है, यही क्या है, आलोचना है। और बता रहे हैं कि मदन मदन का भी मैटर अभी क्लियर नहीं हुआ है। मदन आजकल बहुत क्या हो गया है, शोक हो गया है, शरारत हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ, तुम्हारी और मदन की। गाड़ी को गंदा किया हुआ अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा। मदन ने क्या क्या बदमाशी किया है, गाड़ी को गंदा किया है, ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ा है, और डरने के बजाय वो क्या कर रहा था, ड्राइवर पे झपट भी रहा था, झपट्टा मार रहा था। ऐसे ही लड़के क्या करते हैं आगे चलकर, मदन के बारे में कर रहे हैं, तो आगे ही चलकर शरारतों से, शरारत करते करते आगे चलकर वो शरारती बन जाते हैं, चोर डाकू गुंडे बन जाते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था, अभी उसने कुछ कहा भी नहीं था, सिर्फ जी में हाँ में जवाब देता था। सेन साहब का भाषण जारी था, वो अभी कह ही रहे थे। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, किसकी, चोर गुंडे की शिकायत चल रहा है, उसे संभालने की कोशिश करो, मदन को कोशिश करो संभालने की, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। इसके बाद आगे कह दिए कि मदन को कहना इसी शरारत नहीं करने के लिए, कार को गंदा नहीं करने के लिए, और किसी तरह की बदमाशी नहीं करने के लिए, कार में सटने के लिए मना करते हैं। उसके बाद उसे जाने के लिए बोलते हैं, जो किरानी है गिरधर लाल, मदन उन्हीं का क्या है, गिरधर लाल का बेटा है। फिर गिरधर लाल क्या करता है, अपने क्वार्टर में चला जाता है। आते हुए मदन को चित्कार से सेनों को आरामदेह सेनगार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने पर कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी से बात की कि गिरधर तुम समझदार आदमी हो, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। आगे कहते हैं तुम तो समझदार, क्योंकि उनके लिए काम करता था, जी बोलता था, तो सारा इल्जाम जो है गिरधर लाल के पत्नी पे बोल रहे हैं कि उन्होंने, उसने ही मदन को बिगाड़ा होगा। मदन की यही दवा है, मेरी जो तबीयत हुई थी कि कमबख्त को क्या कर दे, खालू धर दे। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पेयर द चाइल्ड। स्पेयर द रॉड एंड स्पाइल द चाइल्ड, मारने के लिए कर रहे हैं रोड से, ये कहावत है। माता सेन की नींद उचट गई, उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्तरुदन रुक गया था, खैरियत भी उसकी सिसकियां सेनों के सेनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। मतलब वो उधर घर में क्या हो रहा था, वो चोट लग गया था मदन को, वो रो रहा था, बाकी मदन की, मदन के माँ जो थे वो भी मदन को ही सुना रहे थे।
कि गाड़ी छूने की कोशिश कर रहा था, ऐसा वैसा बोल रहे थे। लेकिन दूसरे दिन की बिल्कुल बेढम मामला हो गया। दूसरा दिन क्या होता है, शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा कासू जो है बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। कासू जो है वो अपने घर से खेलते खेलते आगे गली में जा निकला। वहां धूल में वो क्या, वहां पे मदन पड़ोसियों के साथ आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, नट्टू नचा रहा था। आगे गली में मदन भी खेल रहा था। कासू ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। कासू ने देखा तो उसे भी इच्छा हुई खेलने की और हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक पड़ा। वो भी खेलने के लिए चला गया। लेकिन आलस से लाचार उसके बड़े बड़े रोग के साथ मदन ने कहा, क्या कहता है कासू, खोखा बोल रहा है आगे जाके रोग के साथ मदन से कहता है कि हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। मदन का लट्टू कासू मांग रहा है, खोखा मांग रहा है, लट्टू मुझे दे दो, अब मैं इससे खेलूंगा। दूसरे लड़के को कोई खास उजिर नहीं हुआ। वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनमें अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कम मंजूर हो सकती थी। उसने क्या किया, छूटते ही जवाब दिया, अबे जा जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, बराया लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे पास, जा अपने बाबा को मुड़ पर बैठ। क्या कहता है ये मदन कहता है कि जैसे तुमने मुझे अपना कार छूने के लिए नहीं दिया, मैं भी तुम्हें अपना नट्टू नहीं दूंगा, तुम जा अपने कार से ही खेल, ये बोलता है। कासू तेईस में आ गया। कासू को गुस्सा आया और वह इसी उम्र में नौकरों पर भी, मतलब घर में भी वो गुस्सा करता था, अपनी बहनों पर भी गुस्सा करता था, झगड़ा करता था। और क्या मजाल की उसे कोई कुछ कह दे या कर दे, और कोई भी उसे शरारत करने से नहीं कुछ कहता था। उसने आओ देखा ना था, ये बात सुनते ही जैसे ही मदन ने कहा कि तू जा अपना कार से खेल, मैं अपना नट्टू तुम्हें नहीं दूंगा, तो क्या होता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। और चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मारने वाला था, ऐसे में वो भी क्या करता है, कासू को पीटता है। दूसरे लड़के जरा हटकर, और बाकी सब लड़के क्या कर रहे थे, देख रहे थे, झगड़े को देख रहे थे। और ये अजीब सा लड़ाई हो गया था। हड्डी मांस, ये मतलब मुहावरे की तरह, कहावत की तरह इसमें कहा गया है, हड्डी और मांस की बगल के पिल्ले और गली के कुत्ते की तरह लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था। अहाते में यही लड़ाई युद्ध हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। अहाते मतलब जहाँ पे कासू का घर था, अगर वहाँ पे ये लड़ाई होता तो कासू जो खोखा है वो क्या हो जाता, शेर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। लेकिन वहां पे जहाँ पे मदन खेल रहा था, वहां पे क्या करता है, पिटाई खा के वहां से अपने घर को भाग जाता है। कौन, खोखा, कासू। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, झोपड़ी वाले ने कासू, मदन ने क्या किया, कासू को पीट दिया। जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चे को इतनी अक्ल कहाँ, उन्होंने तो ना तो अपनी दुर्मनीय लीडर को मदद की, बाकी बच्चे लड़ाई को नहीं छुड़ाए थे, मदद नहीं किए थे, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही, दोनों में से किसी की मदद नहीं किए बाकी के लड़के। 8-9 बजे इधर उधर आगे क्या होता है, लड़ाई खत्म हो गई, जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए, मतलब बाकी के लड़के भाग गए। जैसे ही लड़ाई हुआ, खत्म हुआ, मदन घर नहीं लौटा। लेकिन मदन डर से घर नहीं लौटता है, लेकिन जाता कहाँ, 8-9 बजे तक, रात को 8-9 बज गए, इधर उधर क्या करता रहा, इधर उधर घर के बाहर ही रहा। और फिर जब उसे भूख लगी तो गली के अपने घर के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में जाता है। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, इतना मतलब बहुत जोर से उसको भूख लग गई थी। डर था तो यही कि जो झगड़ा हुआ है, जो शरारत हुआ है, कहीं उसके लिए सिर्फ उसे ही नहीं पिटाई लगे और उनके माता पिता मदन के उसे ही ना सुना दे। आज मार और दिनों से भी, आज तो पिटाई
कासू से ही झगड़ा हो गया, जो क्या था, जिसके यहाँ मदन के जो पिता थे गिरधर लाल, वो किरानी का काम करते थे। लेकिन उपाय ही क्या था, लेकिन क्या करता, उसे भूख लगी, वो रसोई के घर में जाता है। वहाँ पे दिन माँ को नहीं देखता है, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत, जहाँ पे माता पिता सोते वहाँ से बातचीत की आवाज़ आ रही थी कि उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खा लिया, वहाँ पे किसी को नहीं देखकर किचन में रसोई घर में खाना खा लेता है। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की जो बातचीत की आवाज़ आ रही थी मदन को, वो सुनने की कोशिश करने लगा। उससे बड़ा ताज्जुब हुआ उसने, उसके जो पिता थे मदन के, गिरधर लाल, वो गुस्सा नहीं कर रहे थे। उसकी अम्मा से कोई बात पूछी जिसे वो ठीक से सुन नहीं सका, मतलब अच्छे से आवाज नहीं आया। उसने बाबू से झल्ला कर कहा, अरे भाई, बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह फिर से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, मतलब लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं हो रही थी, मतलब सेन साहब ने उसे काम से, गिरधर लाल को हटा दिया था, और जो उसका वेतन बनता था उससे तनख्वाह ऑफिस से ले लेने के लिए कहा, मतलब काम से हटा दिए मदन के पिता को, गिरधर लाल को। कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सजा की तरवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ, उसे पिटाई की बात नहीं हो रही थी। तभी मदन दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला जाता है, और अंधेरे में उसका पैर जाने लगता है। तो अंधेरे में उसका पैर क्या होता है, लोटे से टकराता है, और आवाज होता है टन टन की। और यह सुनकर उसके माता पिता गिरधर लाल बाहर आते हैं। मदन की अम्मा भी उसके साथ ही, माता पिता दोनों थे। मदन चौकर घुमा और मार खाने की तैयारी में, उसे लगा कि अब आने पे जान गए तो उसके माता पिता क्या करेंगे, शरारत के लिए जो खोखा कासू के साथ झगड़ा हुआ था उसके लिए उसे पीटेंगे। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों ही पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निस्साहस निष्ठुर के साथ मदन की ओर बढ़ता है। गिरधर लाल मदन की ओर जाता है। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के पास आ गया और अचानक वह ठिठक गया। गिरधर लाल आता है मदन के पास, और उसके चेहरे से नाराजगी नहीं थी, उसकी मतलब वो गुस्सा नहीं थे, मदन से गुस्सा नहीं थे। उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब इस तरह से उसे प्यार किया था, मतलब यह रूप को देखकर मदन चौंक गया। अगर कभी किया हो तो गिरधर लाल उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा कि जो किसी ने भी नौकरी से निकाले जाने पर भी नामुमकिन हो सकता है। बड़ाई करते हैं, क्या बोलते हैं, शाबाश बेटा, एक तरह बाप है और तूने वे खोखा को दो दांत तोड़ डाले। क्या क्या हुआ उस झगड़े के बाद, गिरधर लाल ने नौकरी छोड़ दी, और उस झगड़े में खोखा कासू के दो दांत भी टूट गए थे। इसी कारण से क्या है, इस कहानी का नाम विष के दांत है। थोड़ा सा और है इसमें, जान लेते हैं कि इसमें लेखक जो है क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। इसमें इसमें दो वर्ग के भेदभाव के बारे में बताया गया है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग दोनों के बारे में। कहानी का मुख्य पात्र जो है, कैरेक्टर है सेन साहब, एक धनी और अहंकारी व्यक्ति है जो अपना सोच सभी पे थोपना चाहता है। उसकी उसकी 5 लड़कियां हैं और 5 बच्चियां हैं, 5 लड़कियां और सिर्फ एक बच्चा है जिसका बेटा है, उसका नाम क्या है, कासू है, जो कि एक अपवाद के रूप में है। सेन साहब की किरानी, जिसका नाम क्या है, गिरधर लाल है, उसका बेटा कौन है, मदन। दूसरा कैरेक्टर मदन जो है, ये खोखा का परवरिश किस तरह से हुआ है, सेन साहब बुढ़ापे की उम्मीद के रूप में उसका पालन पोषण किए हैं प्यार से, और क्या चाहते हैं कि सेन अपने ही तरह कासू भी क्या बने, इंजीनियर बने। अधिक लाड़ प्यार इसी कारण से उसे मिला है, और इसी आज़ादी के कारण कासू जो है वो शरारत से भर जाता है, घर के सभी नियम कानून का पालन नहीं करता है, किसी की नहीं सुनता है। लेखक इसी विकार को सामाजिक विषमता के विष के दांत के रूप में दिखाते हैं। ये पहली घटना क्या होती है, कार छूना। जब मदन कार छूने के लिए गया था तो वहाँ पे उसके ड्राइवर, सेन साहब के ड्राइवर ने उसे रोका था, मना किया था, लेकिन वही
कासू खोखा के मोटर कार के पीछे के शीशे को चकनाचूर करने पर भी उसकी पिटाई नहीं होती है। फिर मुस्कुराते हुए उसे समझाते हैं। एक दिन खोखा अपनी चमकती कार को छूने की कोशिश करता है तो मना कर देता है और ड्राइवर उसे धक्का भी दे देता है। और आगे सेन साहब भी गिरधर को समझाते हैं कि मदन को क्या करना है, समझाना है। समझाने की बात करते हैं। फिर आगे की घटना क्या होती है, लड़ाई होती है, जहाँ पे कासू क्या करता है, अपने घर से बाहर जाता है गली में खेलने के लिए। वहाँ पे देखता है मदन को लट्टू से खेलते हुए, तो वो भी क्या कहता है कि ये लट्टू मुझे दे दो, अब मैं इसे खेलूंगा। वही कार नहीं छूने देने पे मदन पहले से ही गुस्सा था, वो अपना लट्टू जो है खोखा को कासू को नहीं देता है। इसी बात पे वहाँ पे झगड़ा होता है, जहाँ पे खोखा कासू की 2 दांत टूट जाती है। और बाकी बाद में सेन साहब मदन के पिता जो वहाँ पे नौकरी करते हैं उसको नौकरी से निकाल देते हैं। तब भी मदन के पिता क्या थे, प्रसन्न थे, खुशी थे कि कहीं पे वो काम कर लेंगे, स्वतंत्रता से जिएंगे, किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। तो यही कहानी का सारांश था। परिणाम क्या होता है अंत में, दांत टूटने पर खोखा रोता हुआ घर चला जाता है। जब गिरधर लाल मदन के पिता जो है घर लौटता है तो पता चलता है कि नौकरी चला गया था। मदन की पिटाई होगी, लेकिन वहाँ पे वो क्या करते हैं, मदन को पीटते नहीं हैं, जबकि बल्कि शाबाशी देते हैं, क्योंकि उसने पहली बार अपने स्वाभिमान की रक्षा की थी और अमीर और अत्याचार का जवाब दिया था, अमीर वर्ग के अत्याचार का जवाब दिया था। यह कहानी समाज में दबे कुचले लोग को अन्याय का विरोध कर सकते हैं। अमीर वर्ग का अहंकार सामाजिक विष का सबसे बड़ा कारण है। मदन का खोखा के दांत तोड़ना समाज के उच्च वर्ग पर क्या है, गरीब वर्ग का एक प्रतीकात्मक प्रतीक के रूप में हमला है। तो यही सारांश था, यही समझाने की कोशिश थी आपके विष के दांत में। ये कहानी यही समाप्त होती है। अगले क्लास में क्या करेंगे, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, अगले क्लास में देखते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त करते हैं। ठीक।